तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे बीएड का पेपर 1 का चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट हमने जो पहले क्लियर किया वो आपने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर दिया है, एजुकेशन साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर फ्रेंड्स सेकंड भी हमने क्लियर कर दिया है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फोर्थ रहेगा हमारा यहाँ पे heredity and environment concept, importance of heredity and environment in child's development, ये हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स पहली यूनिट की आपको पूरी की पूरी चारों टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो फिर मैं टेलीग्राम में बता दूंगी आपको कि कितने बजे इसकी आपकी पूरी की पूरी यूनिट की पीडीएफ मिलेगी। बारी बारी आपको पेपर से पहले ही पूरी बुक की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो है जिन्होंने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा। चावला मंत्रा के दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज की दो यूनिट बाकी बची हैं। तो यूनिट थर्ड टॉपिक आपका वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वही देखेंगे हम। जब एक छोटा पौधा जो अंकुर बनकर फूटता है, कुछ ही दिनों व वर्षों में पौधे या वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर हम कहते हैं देखो इस पौधे की वृद्धि हो गई है, यह पेड़ बन गया है। इसी तरह माँ के गर्भ में बच्चे की जब से जीवन लीला शुरू होती है, जब तब से लेकर मृत्यु तक उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए वृद्धि एवं विकास महत्वपूर्ण है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे तो वृद्धि व विकास में चोली दामन का संबंध है, जिन्हें अलग करना संभव नहीं, फिर भी इनके अर्थों को व इनके बीच का अंतर समझने के लिए दोनों को अलग अलग जानना अति आवश्यक है। पहला है वृद्धि का अर्थ। पहले हम वृद्धि का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे विकास का अर्थ। तो वृद्धि का अर्थ हमारे सामने यहाँ पे रहता है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर, आकार, भार आदि में वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियां और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसे नापा, तोला व देखा जा सकता है। वृद्धि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए फ्रैंक ने कहा है, शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। अब हम जानेंगे विकास का मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों के शरीर में वृद्धि होने के साथ साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता रहता है, अर्थात बालक की वृद्धि के साथ साथ उसकी विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं भी शील गुणों का उदय होता रहता है। बालक की बाल्य व्यवस्था में विकास के पश्चात उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बाल्य व्यवस्था में बालक में होने वाला यह विकास उसके भावी जीवन के लिए दिशा प्रदान करता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे एक नन्हा शिशु बढ़ते बढ़ते एक जिम्मेदार नागरिक अथवा वयस्क रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार की विकास प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तथा व्यक्ति के व्यवहार को जीवन भर दिशा प्रदान करती रहती है। तो विकास के अर्थ के स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि प्राणी में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ गुणों तथा विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को मनोविज्ञान में भाषा में विकास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार परिभाषा है, विकार शरीर व्यवस्था में एक लंबे समय में होने वाली सतत परिवर्तन एक अनुक्रम है। विशेषतया मानव में इस प्रकार के परिवर्तन अथवा संबंधित और स्थायी विशेष परिवर्तन उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होते रहते हैं। आगे इसके जो है विकास के सिद्धांत जानेंगे हम। विकास के सिद्धांत, तो विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण इस तथा इसकी निरंतरता के कारण से कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना किसी की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला हमारे पास है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी न कभी रुकने वाली है, अर्थात यह
जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। दो कोपों अर्थात शुक्र और अंड के निषेचन के परिणाम स्वरूप का अनुभव करते हुए निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ है। दूसरा हमारे पास रहता है एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता सिद्धांत के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरणार्थ बच्चों में भाषा के विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश में के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम से होगा, अर्थात यह विकास सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास में क्रम में एक रूपता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में। इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग है फ्रेंड्स, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है वृद्धि तथा विकास के नियमों का शिक्षा में महत्व। ठीक है, तो पहला हमारा रहता है विकास के सिद्धांतों के ज्ञान। एक अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चों को कब तथा किस तरह से उत्साहित करें ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सेकंड हमारे पास इन नियमों की सहायता से अध्यापक को बालक के स्तर के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड हमारा इन सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत अंतरों को पहचान उनके उसी ढंग से शिक्षा प्रदान कर उसे विकास को बढ़ाता है। अगला है फोर हमारे पास यहाँ पे विकास के सिद्धांतों के आधार पर एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक जरूरतों को समझ सकता है। फाइव है ये नियम अध्यापक को पाठ्य योजना बनाने में भी सहायता करते हैं। सिक्स है वृद्धि तथा विकास के नियम अध्यापक को ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस तरह पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। सेवन है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास का आधार बनते हैं। वंशानुक्रम को नियंत्रण में रख सकते हैं, परंतु ठीक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान हमें वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालक को उनका अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। 8 है हमारा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का ज्ञान यह बताता है कि बच्चों को कब तक किस प्रकार से उत्साहित करें ताकि उसका पूर्ण विकास हो सके। 9 है वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत अध्यापक को पाठ्यक्रम। 10 हमारे पास इन सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को यह बताता है कि बालक को पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, न कि भागों में। 11 है ये अध्यापक को बालकों के व्यक्तिगत अंतरों को समझकर उचित कार्यक्रम देने में सहायता करते हैं। 12 है वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास की किसी एक दिशा पर ध्यान न देने से दूसरे सभी पहलुओं में हो रहे विकास में रुकावट पड़ सकती है। ठीक है, अगला रास्ता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हम फ्रेंड्स यहाँ पे वातावरण का अर्थ। यह तो निश्चित है कि गर्भाधान के समय विशेषताओं का हस्तांतरण पैतृकों द्वारा हो जाता है। गर्भधान के पश्चात इन विशेषताओं का पालन पोषण या विकास करने के लिए उचित वातावरण की अति आवश्यकता पड़ती है। उचित वातावरण के अभाव में इन विशेषताओं या गुणों का विकास संभव नहीं। गर्भाधान के पश्चात संबंधित शक्तियाँ सक्रिय हो उठती हैं। वातावरण किसे कहा गया है यह निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है। तो पहली बार परिभाषा है हमारी रॉस के अनुसार, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी परिभाषाएं दी हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है, आगे हम जानेंगे वातावरण के प्रकार। ठीक है, वातावरण के प्रकार निम्नलिखित यहाँ पे हमारे हैं, निम्न प्रकार का हो सकता है। तो पहला हमारा प्राकृतिक वातावरण, फिर है सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण, फिर है बौद्धिक या मानसिक वातावरण, फिर आपका संवेगात्मक वातावरण। तो पहला प्राकृतिक वातावरण जानेंगे। प्राकृतिक वातावरण में सारी प्रकृति शामिल, जैसे मनुष्य के संपर्क में आने वाले इस धरती के सभी जीव जंतु तथा विभिन्न शक्तियाँ। प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य आम रहन सहन उसी वातावरण के अनुसार बदलता है। जैसे गर्म देशों की जलवायु के अनुसार व्यक्ति उसी प्रकार समय में परिवर्तन महसूस करता है, इसी प्रकार ठंडे देशों की जलवायु के अनुसार भी व्यक्ति में परिवर्तन आ जाते हैं। इन्हीं जलवायु के कारण खाने पीने तथा कपड़ों आदि में परिवर्तन आ जाते हैं। तो सेकंड हेडिंग हमारा सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हमारा रहता है यहाँ पे वंशानुक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ पे देखेंगे वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्तियों में उनमें उनके अनेक विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रक्रिया के साथ साथ ये विभिन्नताएं स्पष्ट होती चली जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक शिक्षा की योजना बना सकता है। सेकंड है वंशानुक्रम द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्यों में सहायक हो जा सकता है। थर्ड है वंशानुक्रम के कारण बच्चों की सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान होता है। फोर है वंशानुक्रम के कुल मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें वांछनीय प्रवृत्तियों को की ओर ध्यान देकर अध्यापक अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन करता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे है 5 वंशानुक्रम के अनुसार के कारण ही लड़कों और लड़कियों में लिंगी भेद होता है, जिसके कारण विभिन्न विषयों में उसकी योग्यता कम या अधिक होती है। अध्यापक उनके अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। 6 है वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर उनके शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है। फिर हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे रहता है वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो पहला बालक के विकास की दिशा को निश्चित करने में वातावरण सक्रिय होता है। वातावरण से बालक के विकास की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा सकती है, जैसे बालक का अच्छा या बुरा होना, चरित्रवान होता है, देशभक्ति या विदेशद्रोही होता। सेकंड है होना, यदि कोई व्यक्ति वातावरण को समझ लेता है तो वह अपने छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है जिसमें उनकी अभिव्यक्ति संभव हो सके। थर्ड है निहित सांस्कृतिक वातावरण से बालकों में आदर्शों का अनुकरण करने वाला व्यवहार विकसित होता है। अतः अत्यधिक अध्यापक अपने छात्रों में सुमुख सांस्कृतिक वातावरण को बनाए रखें ताकि छात्र उनके आदर्शों का अनुकरण करते रहें। और है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की रुचियों प्रवृत्तियों तथा अनुकूल वातावरण की व्यवस्था कर सकता है, यदि यह बालकों के वातावरण में समझ लें। तो यहाँ पे हमने पहली यूनिट पूरी क्लियर कर दी है। जो दो टॉपिक बचे थे, 2 हमने पहले क्लियर कर दिए थे, और आपको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की पहली यूनिट की आपको पूरी PDF टेलीग्राम में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड टेलीग्राम में बता दूंगी कितने बजे आपको PDF मिलेगी, तो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।